अमेरिका के जुनूब मशरक में जजीरों का एक सिलसिला है जिसे फ्लोरिडा कीज कहा जाता है। आज फ्लोरिडा कीज के ही एक जजीरे की लार्गो से हमारा सफर शुरू हो रहा है। हमें चंद ही दिनों पहले ये इत्तला मिली कि की लार्गो के इस जजीरे से चंद ही मील दूर समंदर की गहराइयों में एक बहुत पुराने डूबे हुए जहाज के आसार मिले हैं। इस जहाज के जेर समंदर मलबे में से एक पुराने ज़माने की लालटेन निकाली गई। इससे ये मालूम होता है कि ये अमेरिकन सिविल वॉर का जहाज है। इसी जहाज की तलाश में हम आज रवाना हो रहे हैं। इस मुहिम पर मेरे साथ जा रहे हैं अरमांडो, जो पेशे के तौर पे एक फायर फाइटर हैं, और मेरी दूसरी साथी हैं किम पोर्टर, जिन्होंने अपना बहुत वक्त समंदर के नीचे गुजारा है। इस कदीम जहाज का नाम हमें नहीं मालूम, मगर क्योंकि आम तासुर यही है कि ये सिविल वॉर का जहाज है, इस वजह से फ्लोरिडा कीज के रहने वाले इसे सिविल वॉर रेक के नाम से याद रखे हुए हैं। अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिका की तारीख का एक बहुत अहम बाब है। नस्ली बराबरी और ज़ात के हवाले से अमेरिका के मौजूदा तसव्वुरात की तामीर में इस जंग ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। अमेरिका में 18वीं सदी का दौर गुलामी का दौर था। ये वो दौर था जिसमें अफ्रीकी नस्ल के बाशिंदों को अफ्रीका से गुलाम बनाकर समंदरी जहाज़ों के ज़रिए अमेरिका लाया जाता था। अमेरिकी सरजमीन पर उतरने के बाद बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम ये अफ्रीकी गुलाम मजदूरी पर लगा दिए जाते थे। मगर 18वीं सदी की दिहाई में गुलामी के हवाले से अमेरिका में इंसानी नज़रियात में तब्दीली आनी शुरू हुई, और इस तब्दीली की इंसानी शक्ल अब्राहम लिंकन की शख्सियत थी। 1860 में ये अमेरिका के सदर बने, और इंसानी बराबरी का जो तसव्वुर लेकर ये इलेक्शन जीते थे उसमें गुलामी की कोई जगह न थी। इनके सदर बनने के बाद ही हंगामे शुरू हो गए और अमेरिका की जुनूबी रियासतों ने अलहदगी और ख़ुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया। सदर्न स्टेट्स थी अमेरिका में, उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, और क्योंकि वो मैनुअल लेबर पे डिपेंडेंट थी, उस वक्त मैकेनाइज तो एग्रीकल्चर थी नहीं, तो वहाँ स्लेव्स से अफ्रीका से जो लाए गए थे वो ज़्यादा थे। और जबकि नॉर्दर्न स्टेट्स जो थी वो इंडस्ट्रियलाइज थी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक कल्चर चेंज होता है, उससे एक सोसाइटी में इक्विटी आती है, उसमें स्लेवरी वगैरह की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो उस वजह से नॉर्दर्न स्टेट्स ने डिसाइड किया कि स्लेवरी को अबॉलिश किया जाए, और जबकि सदर्न स्टेट्स की सारी इकोनॉमी क्योंकि स्लेवरी पर डिपेंडेंट थी तो वो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, जिस वजह से बेसिकली ये क्लैश हुआ दोनों ग्रुप्स में। यूनियन और कन्फेडरेसी के दरमियान होने वाली ये जंग मुख्तलिफ स्टेट्स में फैल गई और मुसलसल 4 साल तक जारी रही। सदर्न स्टेट्स या कॉन्फेडरेसी के जो जनरल्स थे, जनरल ली जैसे लोग, वो शायद उतने ही ब्रिलियंट जनरल्स थे ऑपरेशन स्ट्रेटजी के हवाले से जैसे नेपोलियन या फ्रेडरिक्स के साथ उनको कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद अल्टीमेटली उनको शिकस्त हुई, जबकि उसके मुकाबले में जो इनके नॉर्थ के जनरल थे या इसके यूनियनिस्ट थे, जनरल ग्रांट और शर्मन वगैरह, वो प्रोफेशनली या ऑपरेशन स्ट्रेटजी के हवाले से उतनी मास्टरी उनकी नहीं थी जनरल ली वगैरह और जैक्सन के मुकाबले में। और नॉर्दर्न साइड के ऊपर जो था वो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से एक सोशल कोहिजन ज़्यादा थी और इक्विटी थी, जिस वजह से वो एक सोसाइटी की एफर्ट, और वैसे भी क्योंकि एक जस्ट कॉज के लिए, एक नोबल कॉज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसमें सोसाइटी जो थी वो वॉर एफर्ट के पीछे थी। तो वो रेजिलियंस जो सोसाइटी की थी और उनकी कंटिन्यूस मोटिवेशन थी, उस वजह से बहुत जो है वो स्ट्रेंथ थी उनकी। जबकि साउथ वाली साइड के ऊपर सोसाइटी डिवाइडेड थी स्लेव्स में और मास्टर्स में, और उस वजह से वो सोसाइटल फैक्टर वहाँ कमज़ोर था। तो इन चीज़ों की वजह से वो अल्टीमेटली जब एक लॉन्ग ड्रॉन आउट स्ट्रगल होती है एट्रिशन की, तो अल्टीमेटली आप कितनी भी ब्रिलियंट स्ट्रेटजिस्ट हो तो वो फिर आप सक्सीड नहीं कर सकते। आखिर अप्रैल की 9 तारीख को सन 1865 में कन्फेडरेसी फ़ौजों के कमांडर जनरल रॉबर्ट ई ली ने यूनियन फ़ौजों के आगे हथियार डाल दिए। इससे न सिर्फ अमेरिका से ग़ुलामी ख़त्म हुई, बल्कि अमेरिका 2 हिस्सों में टूटने से बच गया। जब ये जंग ख़त्म हुई
तो बहुत से इलाके खंडरात में तब्दील हो चुके थे। दोनों तरफ हलाक होने वाले फौजियों की तादाद तकरीबन 6,20,000 थी। इस जंग ने अमरीकियों की इज्तिमाई नफ्सियात पर इतने शदीद असरात छोड़े कि आने वाले कई सालों तक इसे मशहूर नॉवल, फिल्मों और टीवी प्रोग्राम्स का मजमून बनाया गया। क्या की लार्गो के करीब समंदर में पड़ा हुआ मलबा वाकई में किसी सिविल वॉर के जहाज का है? ये ख्याल मुझे बार बार सता रहा है। लहरों की वजह से कश्ती ने एक से दूसरी सिम्त झूलना शुरू कर दिया है। मैं चाकू से बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस का स्ट्रैप काट रहा था कि अचानक इस छोटे से हादसे के आगे चलकर हमारी मुहिम पर गहरे असरात होने थे। मगर फिलहाल मुस्तकबिल से बिल्कुल बेखबर हर इंसान बहता हुआ खून रोकने की कोशिश कर रहा था। फ्लोरिडा के जिस समंदर में हम उतरने वाले हैं वहाँ मुख्तलिफ किस्म की शार्क मछलियाँ पाई जाती हैं। इनमें सबसे ख़तरनाक बुल शार्क है जो अक्सर इंसानों पर हमलों की वजह से जानी जाती है। मार्च की 1 तारीख को इसी समंदर में मेरा इस शार्क से सामना हुआ था और मैंने अपने कैमरे से इसकी ये तस्वीर खींची थी। अमेरिका में ज़्यादातर शार्क मछलियों के हमले फ्लोरिडा के समंदर में होते हैं। यही वजह है कि फ्लोरिडा को अमेरिका का शार्क अटैक कैपिटल कहा जाता है। जख्मी हाथ के साथ इस समंदर में उतरना और ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि शार्क मछली समंदर में 1 मील के फासले से खून सूंघ सकती है। इस समंदर में शार्क मछली वो वाहिद मछली नहीं जो इंसान पर हमला करने की सलाहियत रखती है। इसी समंदर में एक और मछली भी पाई जाती है जिसे बैराकूडा कहते हैं। आमतौर पर बैराकूडास 2 से 6 फुट लंबी होती हैं और इनके मुंह में शिकार मारने के लिए बहुत तेज दांत होते हैं। ये इंसान को जख्मी करने की सलाहियत रखती हैं और इनके चंद हमले जानलेवा भी साबित हुए हैं। इन हालात में डाइव करने से पहले ये ज़रूरी है कि समंदर में खून को फैलने से रोका जाए। मगर जख्म इतना गहरा है कि खून रुकने का नाम नहीं लेता। आखिर 2 पट्टियां लपेटने के बाद मैंने जख्मी हाथ को नियोप्रीन के ग्लव में घुसा दिया। मेरा अंदाज़ा यही था कि खून की बू अब ख़तरनाक मछलियों तक नहीं पहुंच सकेगी, मगर यह अंदाज़ा गलत साबित हुआ।